हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप अपनी स्टडीज में लगे हुए होंगे और साथ के साथ मेरे लेक्चर्स फॉलो कर रहे होंगे। तो कल जो था हमारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का फर्स्ट डे था, आज हमारा सेकंड डे है। कल हमने क्या जाना था? कल हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में फर्स्ट डे में पढ़ा था कि हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है, और हमने जाना था कि फैक्टोरियल्स क्या होते हैं। हमने जाना था फैक्टोरियल्स के बाद हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस जाने थे और हमने साथ के साथ एग्जांपल्स भी देखे थे। हमने एग्जांपल्स के बाद हमने क्या जाना था? हमने डेफिनेशंस में गए थे। हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कब कब यूज करते हैं उनके फॉर्मूलेज देखे थे। हमने ये सारा सब कुछ कल जाना था। आज हम जो जानेंगे वो फॉर्मूलाज देखेंगे, कैसे वो फॉर्मूलाज यूज होते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स देखेंगे, और हम सर्कुलर परम्यूटेशन के बारे में जानेंगे। वो उससे रिलेटेड कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे रियल लाइफ बेस्ड प्रॉब्लम्स भी होती हैं उससे रिलेटेड, और भी जितना भी हम जब पढ़ चुके होंगे सर्कुलर परम्यूटेशन तक, फिर उसके बाद हम जानेंगे कि वो सारा जो अब तक हमने पढ़ लिए फॉर्मूलाज पढ़े, अब उनसे और कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं, बन सकती हैं, उन्हें कैसे टैकल किया जाए, उन्हें कैसे सॉल्व किया जाए। तो चलिए, अगर आपको कल के किसी लेक्चर में किसी भी टॉपिक में अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वो अलग अलग एग्जाम्पल्स दे के मैं या और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि आपको वो डाउट ना रहे और सब क्लियर रहे। तो चलिए, अगर आपके सभी डाउट्स क्लियर हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो पॉइंट्स, तो क्या हमें और फॉर्मूलेज हैं जो याद रखने चाहिए, जो मतलब जिनका हमें एकदम याद ही रखने चाहिए, कि जैसे ड्राइव नहीं करने पड़े, कि अगर क्वेश्चन दिया तो सीधा का सीधा फॉर्मूला लगा दे और हमारा टाइम सेव हो, हमारा आंसर एक्यूरेट आए। तो देखिए, पहला फॉर्मूला है कि NP0। सबसे पहले मैं रिकॉल करवा दूं, NPR क्या होता है? NPR होता है n फैक्टोरियल बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये दोनों जो फॉर्मूलेज हैं वो सिंपल r की वैल्यू डालने से आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है NC0 1 होता है, NCN भी 1 होता है। ये आप बाइनोमियल में देखेंगे, जब हम बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे आप जानेंगे। इसके बाद हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन का एक लेक्चर होगा जिसमें हम देखेंगे कि जो NCR होता है वो वहाँ पे क्या रोल प्ले करता है। तो ये काफ़ी बार आती है ये टर्म्स, तो आप ये ध्यान रखें कि इनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं। आपको मैं रिकॉल करवा दूँ कि NCR क्या होता है? NCR होता है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूलेज तो बहुत ही बेसिक हैं, आपको आराम से याद होंगे। तो कोई भी यहाँ तक समझने में मैं जितना समझ सकता हूँ कि आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आई होगी। आगे और फॉर्मूलेज देखते हैं। ये फॉर्मूला है NCR क्या होता है? NCR इक्वल होता है NC n माइनस आर के। बहुत ही सिंपल है इसे निकालना। क्यों? क्योंकि NCR होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। अगर मैं r की जगह n माइनस आर ले लूँ तो मेरा क्या आएगा? n फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल। n माइनस आर की जगह क्या है? n माइनस आर होल फैक्टोरियल। तो n से n कैंसिल हो जाएगा, जब माइनस ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस अंदर जाएगा, तो माइनस n माइनस n कैंसिल, तो माइनस r है पहले से ही, तो हमें क्या मिलेगा? प्लस का r। ओके, तो ये फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला कैसे है? सेम है। तो काफ़ी इजी है ये जो फॉर्मूला याद करना प्लस ड्राइव करना, बट आप ड्राइव ना करके सिर्फ याद रखेंगे तो आपके एग्जाम के लिए ही हेल्पफुल रहेगा। हेलो ओनली टॉप 5, कैसे हैं आप? आई होप आप मेरे लेक्चर्स को रेगुलरली फॉलो कर रहे होंगे। ओके, तो अगर आपको कोई भी अभी तक कोई भी इशू है या डाउट है कोई भी, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं आपके हर डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो और मैं जितना समझ सकता हूँ कि आपने जैसा रिप्लाई दिया है जी सर,
तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको मेरे लेक्चर समझ में आ रहे हैं और मेरा एक्सप्लेनेशन भी आपको समझ आ रहा है। तो चलिए और देखते हैं और हमारे पास, तो चलिए हम फिर टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है NPR हमारा। जो फॉर्मूला है वो रिलेशन दिखा रहा है किसके बीच में, रिलेशनशिप शो कर रहा है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के बीच की। ठीक है, क्या है कि हमारा NPR जो है R फैक्टोरियल इंटू NCR होता है। काफ़ी सिंपल है। तो अगर आपसे कोई मान लीजिए कोई क्वेश्चन करे या क्वेश्चन आए, क्या कोई परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में रिलेशनशिप है, तो आप बोलेंगे हाँ है, NPR इक्वल्स टू R फैक्टोरियल NCR। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये फॉर्मूले समझने में और रिकॉल करने में या याद रखने में कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए और फॉर्मूलेज की तरफ चलते हैं और फॉर्मूलेज को देखते हैं कि क्या है। तो एक फॉर्मूला है ये NCR प्लस NCR प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, N प्लस 1 CR प्लस 1। ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला पे ही ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इस फॉर्मूले को जरूर याद रखें, बार बार लिख कर प्रैक्टिस करें कि इसको याद कर पाएं। बाकी इसको याद रखने में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं है। क्यों नहीं है कि मान लीजिए NCR प्लस N ये सेम है और यहाँ पे एक प्लस हो रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा। सबसे पहले इन दोनों को मैक्सिमम क्या है, R प्लस 1 है, तो पहले तो यहाँ C लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे C, यहाँ भी C, तो यहाँ भी C आएगा, तो R प्लस 1 है। हम क्या करते हैं कि इन दोनों का मिनिमम ले लेते हैं और उसमें प्लस 1 कर लेते हैं। अब मान लीजिए N और N में क्या मिनिमम है, N ही मिनिमम है और क्या कर देंगे, प्लस 1 कर देंगे, हो गया, आ गया हमारा। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। इसका दूसरा वेरिएशन भी होता है जिससे कभी कभी वो यूज करना पड़ता है क्वेश्चंस में। अब वो क्या होता है, वो होता है कि N प्लस 1 R प्लस 1 माइनस C R, यहाँ नीचे ये होता है और ऊपर N। मतलब जैसे इस जो फॉर्मूला है, ये वाला जो फॉर्मूला है, यहाँ पर N कॉमन है, लेकिन ये वाला फॉर्मूला है, यहाँ पर ये वाला पार्ट क्या है, कॉमन है। जब आपको नीचे वाला जो R वाला जो पार्ट है, R प्लस 1 जो कॉमन मिले, तो आप ये वाले फॉर्मूले का यूज करिए जो कि क्या रहेगा, NCR। अगर आपके पास अबव टर्म जो है वो कॉमन आ रही है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं रहेगी समझने में कि कब मेरे को कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए और कब नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि NCR प्लस 1 डिवाइडेड बाय NCR क्या होता है, N माइनस R अपॉन N प्लस R। सिंपल। इस फॉर्मूले को काफ़ी सिंपल तरीके से याद किया जा सकता है। कैसे, मान लीजिए हमने इस वाले टर्म को क्या है, राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में लिख दिया और ऊपर तो सिर्फ यही याद करना है क्या है, N माइनस R याद रखना है, और नीचे तो हमने इस पार्ट को डिनोमिनेटर में लिख ही दिया है। तो ये जो मैंने 6 फॉर्मूलेज की जो लिस्ट दी है उसमें से सबसे अगर इम्पोर्टेंट की बात करें तो ये काफ़ी यूज़ होता है, तो आप इस फॉर्मूले को ज़रूर ही याद रखें। वैसे तो सारे ही फॉर्मूले अपने आप में इम्पोर्टेंट होते हैं, कहीं ना कहीं यूज़ होते हैं, तो आप सारे ही याद रखें, लेकिन इस फॉर्मूले को खासकर याद रखें, खासकर अपने क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि ये फॉर्मूला काफ़ी यूज़ होता है। आइए, अगर यहाँ तक कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट करिए, वरना हम आगे अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और आगे चलते हैं। तो अब देखते हैं, हमने अलग अलग तरह के फॉर्मूलेज देखे और कल हमने थ्योरी के बारे में भी बात किया, आज भी थोड़ा बहुत थ्योरी देख ली। तो अब सीधा किस पे आते हैं, हम प्रॉब्लम्स पे आते हैं। अब प्रॉब्लम्स देखते हैं किस किस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे कैसे हमें उनको सॉल्व करना चाहिए, कब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कब हम परमुटेशन लगाएंगे, कब हम कॉम्बिनेशन लगाएंगे, बहुत ही सब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा। तो पहली प्रॉब्लम जो है परमुटेशन कॉम्बिनेशन के ऊपर, प्रॉब्लम्स कभी कभी
या देखा गया है कि प्रॉब्लम्स आती हैं अरेंजमेंट ऑफ बुक्स के ऊपर। ये अब अरेंजमेंट ऑफ बुक्स भी हो सकता है, अरेंजमेंट ऑफ, आप बोलें तो बॉय, आप अगर कोई लाइन, जैसे आप स्कूल में होंगे तो स्कूल में लाइंस जब प्रेयर होती होगी स्टार्टिंग में, तो लाइन लगवाते हैं, हाइट के अकॉर्डिंग लग जाओ, या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हाइट में, ऐसे करके। तो ऐसे ही अगर आपके पास बुक्स हैं, आप बुक्स को भी अरेंज कर सकते हैं कि पहले मैथ की बुक रखिए, फिर फिजिक्स की रखिए, फिर केमिस्ट्री, फिर बायो, ऐसे करके आप ये अरेंजमेंट बता सकते हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट बुक्स पे ना लग के जहाँ भी आप अरेंज कर रहे हैं वहाँ यूज़ किया जा सकता है। तो अब प्रॉब्लम को देखते हैं, प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम है हमारी कि हमारे पास मान लीजिए 4 क्या हैं, बुक्स हैं, 4 बुक्स हैं। मान लीजिए पहली क्या है, मैथ की है, दूसरी फिजिक्स है, तीसरी केमिस्ट्री है, फोर्थ क्या है, बायो है, बायोलॉजी की बुक्स है। ये हमारे पास 4 बुक्स आ गई। अब हमको इनको अरेंज करना है, एक के पीछे एक लगाना है। तो स्टूडेंट्स कमेंट करके बताइए कि आप कितने पॉसिबल अरेंजमेंट बना सकते हैं, बताइए। तो काफी सिंपल है। जब भी आप इस वर्ड को देखें अरेंजमेंट, जैसा कि हमने कल बताया था, जैसा था कि अरेंजमेंट, जब भी आप वर्ड सुने तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए, आपके माइंड में आना चाहिए परम्यूटेशन। ठीक है, आपके माइंड में क्या आना चाहिए, परम्यूटेशन। अरेंजमेंट परम्यूटेशन, परम्यूटेशन अरेंजमेंट। तो यहाँ हमसे अरेंजमेंट करवाया जा रहा है। तो ज़्यादातर क्वेश्चंस क्या होते हैं, जब भी अरेंजमेंट हो तो हम परम्यूटेशन को ही लाते हैं। अब परम्यूटेशन आ गया, अब हमें फॉर्मूला तो पता है परम्यूटेशन का, NPR होता है, जो कि n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल रहता है। अब हमें n और r पता करने होते हैं। अब n क्या होते हैं, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। तो यहाँ पे एलिमेंट्स कितने हैं, 4 हैं, n भी हमें पता हो गए। अब r क्या होते हैं, r ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें हमें n ऑब्जेक्ट्स में से लेना होता है एक ही टाइम पे। ठीक है, तो यहाँ हमें 4 में से 4 ही एलिमेंट्स चाहिए जिनको हमें क्या करना है, अरेंज करना है। r क्या होता है, n में से r ऑब्जेक्ट जिन्हें हमें अरेंज करना है एक साथ। यहाँ पे तो हमें चारों के चारों को करना है, तो यहाँ पे r भी क्या है, 4 ही है। तो अगर हम फॉर्मूला का यूज करेंगे तो हम बोलेंगे 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, जो कि क्या है 4 फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल, जो कि क्या आंसर होता है बच्चों, 0 फैक्टोरियल क्या होता है, अगर आपको याद है 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 1। तो 0 फैक्टोरियल क्योंकि 1 होता है तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल। तो हमारे पास क्या है, 4 फैक्टोरियल वेज हैं कि हम मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री बुक को अरेंज कर सकें। ठीक है, सिंपल। आइए, तो 4 फैक्टोरियल, जैसा कि फैक्टोरियल हमने बताया था क्या होता है, 4 से लेके 1 तक मल्टीप्लिकेशन। n फैक्टोरियल क्या होता है, n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 टिल 1 तक मल्टीप्लाई। ओके, तो हमारे पास 24 वेज मिले जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, अपनी बुक्स को अरेंज कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आई है सिलेक्शन ऑफ कमिटी के ऊपर। मतलब अगर आपने देखा हो कि आप अगर कोई सोसाइटी है तो उस सोसाइटी में अब कमिटीज बनी हुई होती हैं कि ये कमिटी सैनिटेशन को ध्यान रखेगी, इसका काम पानी की देखरेख में है, ये साफ सफाई की देखरेख में है, ऐसे करके काफ़ी कमिटीज़ होती हैं। तो अगर हम वो कमिटीज़ अब बनती कैसे हैं, हमारे पास कुछ लोग होते हैं, उन कुछ लोग में से सिर्फ जो काबिल लोग होते हैं हम उन्हीं लोगों को लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का यूज़ कर सकते हैं। वो हम देख सकते हैं कि हमारे पास ऐसे कितने तरीके हैं कि हम कमेटी बना सकें। तो हम उससे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चलो हम इतनी कमेटी बना सकते हैं और हमें इतनी की ज़रूरत है, तो हमें क्या क्या करना चाहिए। एक क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास 10 लोग हैं और 10 लोग में से हमें कमेटी बनानी है, एक कमेटी बनानी है। ये हमारी एक कमेटी है, 10 लोग तो हैं हमारे पास, 10 पीपल्स तो हैं। उसमें से हमें कमेटी में कितने लोग चाहिए, सिर्फ 3 लोग चाहिए। तो अब हम कितने तरीके से अपनी कमेटी को बना सकते हैं, कितने तरीके से अपनी कमेटी को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें
एक दो चीज क्वेश्चन देखते ही पता चल गई कि हमारे पास N10 है, R3 है। अब या तो NPR यूज होगा या NCR यूज होगा, या तो परमुटेशन कर रहे होंगे या कॉम्बिनेशन कर रहे होंगे। तो बच्चों कमेंट करके क्या आप बता सकते हैं मुझे कि हम परमुटेशन लगाएं या कॉम्बिनेशन लगाएं? बताइए कि हम परमुटेशन लगाएं या फिर कॉम्बिनेशन लगाएं। बहुत ही सिंपल है। जैसे कि हम परमुटेशन कब लगाते हैं? जब हमारे पास अरेंजमेंट्स हो, जब हम अरेंजमेंट्स की क्या करें, बात करें। तो जब भी कमेटी का क्वेश्चन आता है, कमेटी का क्वेश्चन आया तो हमने क्या किया, लोगों को सेलेक्ट किया, लोगों को चूज किया। अब देखिए सेलेक्ट करते हैं ना हम कमेटी के लिए, तो जब हम कल पढ़ रहे थे कि कॉम्बिनेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन को हम एज एन सिलेक्शन देखते हैं। एज एन सिलेक्शन या चॉइस सिलेक्शन, जब भी सिलेक्शन आए, जब भी चॉइस आए, तो हम ज्यादातर क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं, चॉइस के लिए या फिर सिलेक्शन के लिए। और साथ के साथ अगर आप एक और चीज पे ध्यान रखें कि कमिटी में हमें 3 लोग चाहिए। हमें ये मतलब नहीं है कि पहला पर्सन कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है। हमें इस जो अरेंजमेंट है कि पहला कौन आ रहा है, दूसरा कौन आ रहा है, तीसरा कौन आ रहा है, इसका ध्यान नहीं रखना। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए कि हमारे पास 10 लोग हैं, हमें 10 में से 3 लोग चूज करने हैं, बस ये ध्यान रखना है। तो हम सीधा सीधा क्या कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं, अरेंज वरेंज कुछ नहीं कर रहे, चूज कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं। तो हम जो है कौन सा यूज करेंगे, ये यूज करेंगे, ना कि ये। तो अब हम सीधा सीधा वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सीधा डायरेक्ट उसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो 10C3। अब इसके अलग अलग नोटेशन होते हैं, आपको ये मिल सकता है या आपको ये वाला भी मिल सकता है। ठीक है, सबका सेम ही मीनिंग होता है, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। 10 - 3 क्या होता है, 7 फैक्टोरियल। ओके, तो चलिए देखते हैं। जैसा कि हमने फॉर्मूला लगाया 10 फैक्टोरियल, 10C ये क्या रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि अभी बताया 10C3 जो कि क्या होता है 10 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल। अगर आप इसे ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 10, 9, 8, फिर क्या आएगा 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल पहले से ही डिनोमिनेटर में, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। नीचे बचेगा 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल मीन्स 3 × 2 × 1, 2 × 4, 3। तो हमारे पास क्या आएगा 120 आंसर। तो हमारे पास कितने जो सेलेक्टेड कमेटी बना सकते हैं, हम बना सकते हैं 120। चलिए और प्रॉब्लम देखते हैं। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये क्या है, ये है अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। ओके, तो मान लीजिए कि एक स्कूल कंपटीशन हो रहा है जिसमें 10 पार्टिसिपेंट्स हैं, जिसमें से कि अब जब भी कोई इवेंट होता है, ओलंपिक्स होता है, कोई भी इवेंट होता है, तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि कुछ n नंबर्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स होंगे, उसमें से हम सिल्वर, गोल्ड, ब्रॉन्ज को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मतलब सिर्फ टॉप 3 पार्टिसिपेंट्स ही हम क्या करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं। ऐसा यहाँ हो रहा है। तो 3 पार्टिसिपेंट्स को हम अवार्ड देंगे, एक को गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। तो हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि ऐसे कितने तरीके हैं कि हम गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो यहाँ पे सेम बात आ गई कि ये तो हमारा n है और ये क्या है, ये तो हमारा r है। चलो n और r तो मिल गए। अब या तो हम क्या करेंगे, ये यूज करेंगे, या हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। सिंपल। तो अब आप रिकॉल करिए कि कब कब हम परमुटेशन यूज करते हैं और कब कब हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। आप साथ के साथ कमेंट भी कर सकते हैं कि आप जो हैं कि आप परमुटेशन क्यों यूज कर रहे हैं और कॉम्बिनेशन क्यों यूज कर रहे हैं। अगर आप का आंसर गलत हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं उसको सही करूंगा। मैं उसके रीज़न, आपका जो भी रीज़न है उसमें जो भी गलती की है आपने उसको सही करूंगा। और इस तरीके से आप जो है आपको एक नया व्यू मिलेगा, नया क्वेश्चन को देखने का नज़रिया मिल सकता है, आप नई चीज़ सीखेंगे कुछ। ओके, तो बताइए कमेंट करके कि मैं परमुटेशन यूज करूं या कॉम्बिनेशन। तो जैसे कि अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है जानने में
तो क्वेश्चन के सीधे के आप इसमें जा सकते हैं। अगर आप परमुटेशन यूज कर रहे हैं तो हमें क्या चाहिए, परमुटेशन के लिए अरेंजमेंट्स चाहिए, और कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं तो क्या चाहिए हमें, सिर्फ और सिर्फ हमें ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, हमें अरेंजमेंट से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ उतनी जो नंबर्स हैं, उतने जो एलिमेंट्स हैं उनसे मतलब है। हमें कौन पहले आ रहा है, कौन दूसरे पे आ रहा है, कौन तीसरे पे आ रहा है, इससे मतलब नहीं है। लेकिन जब भी प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसमें तो खासकर ध्यान रखा जाता है कि ये मान लीजिए अर्जुन है, अर्जुन को गोल्ड मिलेगा, रणदीप को सिल्वर मिलेगा और अनुभव को ब्रॉन्ज मिलेगा। अब ये भी हो सकता है कि अनुभव को गोल्ड मिले ऐसे करके। तो यहाँ पे हमने तो परमुटेशन की बात कर दी, मतलब अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, अरेंज ही तो कर रहे हैं कि पहले हमने कि अनुभव को दे दिया था गोल्ड ब्रॉन्ज, फिर हमने अनुभव को गोल्ड दे दिया बाद में हम सिल्वर भी दे सकते हैं। तो ऐसे तो मेरे पास 10 पार्टिसिपेंट्स हैं, उनमें से मैं 3 लूँगा, फिर मैं क्या करूँगा, अरेंजमेंट्स करूँगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, अरेंजमेंट्स कर रहा हूँ। तो मैं क्या यूज़ करूँगा, मैं यूज़ करूँगा परमुटेशन को, ना कि कॉम्बिनेशन को। ओके, तो अगर ये प्रॉब्लम समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करिए, अगर नहीं आ रही है तो बहुत अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा कि जब भी बुक्स की प्रॉब्लम आए तो अरेंजमेंट होता है तब परमुटेशन यूज़ करते हैं, जब भी प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होता है तब भी परमुटेशन यूज़ कर रहे हैं, और जब कमेटी फॉर्म करते हैं तब हम क्या यूज़ कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। ये सॉल्यूशन है इसका, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, और बस मेन जो हमारा मोटिव है वो है कि हम यहाँ परमुटेशन यूज़ कर रहे हैं, ना कि कॉम्बिनेशन। तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो इसे सॉल्व करने पे क्या आएगा, 10 फैक्टोरियल बाय 10 - 3 जो कि होता है 7 फैक्टोरियल, जो कि 10 9 8। ओके, ये क्या है, 10 × 9 × 8, 8 टाइम्स 9 क्या होता है 72, × 10 क्या होता है 720। तो हमारे पास 720 वेज आ गए, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, प्राइस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। चलिए और प्रॉब्लम्स देखते हैं। अब आता है पासवर्ड क्रिएट करने पे। अब आप सभी ने फ़ोन में पासवर्ड होता है आपके के मान लीजिए 1 2 3 पासवर्ड है आपके फ़ोन का। ऐसे करके अगर आपके 4 डिजिट का पासवर्ड है तो 4 होंगे, 6 का है तो 6 नंबर्स यूज़ करेंगे, या अल्फ़ाबेट, जैसा भी आपका पासवर्ड, तो उसमें भी हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं। तो अब उसमें कैसे करते हैं हम, तो आइए प्रॉब्लम को जानते हैं कि कैसे हमें एक प्रॉब्लम दी हुई है, उसमें कितने हमें वो रखने चाहिए, लेटर रखने चाहिए, कितने हमें डिजिट्स रखने चाहिए, और हमें कितनी उसके ज़रिए हमें कितनी वो ऐसे हम कितने पासवर्ड बना सकते हैं, और हम क्या उन्हें वाकई अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर ये नंबर कम रहेगा तो ऑब्वियस है कि कोई भी फिर हमारा पासवर्ड जो फ़ोन का है वो क्रैक कर लेगा। और मान लीजिए 2 ही डिजिट हैं, 2 ही नंबर का पासवर्ड है, तो कोई भी क्या बोलते हैं कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के एक आंसर ले आएगा, और उससे कहेगा मान लीजिए कि 20 पॉसिबल वेज मिले, तो वो 20 बार ट्राई करके आपके फ़ोन को अनलॉक कर लेगा। लेकिन ये तो फिर आपके लिए नुकसान की बात है ना, इसीलिए क्या होता है, पासवर्ड लेंथी होते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं उनमें। आइए एग्जांपल से जानते हैं और अच्छे से कि हमारे पास क्या कंडीशंस हैं, और उन कंडीशन को लगा के हमारे पास कितने वेज मिल सकते हैं कि कोई अगर ट्राई भी करना चाहे तो उसे कितना टाइम लगेगा अनलॉक करने में। ओके, तो देखते हैं कि पहला तो पासवर्ड का लेंथ जो होगा हमारे पास 8 कैरेक्टर्स का होगा। मतलब क्या कि हमारे पास मान लीजिए ये पहली डिजिट होगी, उसकी दूसरी, मतलब ऐसे करके हम कितनी वो लगा सकते हैं, 1 2 3 4 8 कैरेक्टर्स का यूज़ कर सकते हैं। 5 6 7 8 9 ओके, यहाँ 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बोल रहा है कि हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम कैपिटल लेटर्स A to Z यूज़ कर सकते हैं और 0 to 9 डिजिट्स यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो हम A to Z और 0 से 9 कैरेक्टर्स ही यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ यूज़ नहीं कर सकते। ओके, अब क्या है, अब बोल रहे हैं कि जो भी हम यूज़ कर लें वो रिपीट नहीं होना चाहिए। मतलब अगर मान लीजिए मैंने
अगर अपने पासवर्ड क्रिएट करने में 1 यूज़ कर लिया कहीं पे, तो मैं 1 को सिर्फ एक ही बार यूज़ कर सकता हूँ, उसके बाद मैं 1 यूज़ नहीं कर सकता। ओके, तो क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझने में कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है तो कमेंट करिए। वैसे तो मैं मानता हूँ कि क्वेश्चन काफ़ी सीधा सीधा है। तो आइए सॉल्व करते हैं। आप साथ के साथ मेरे सॉल्व करें और आंसर को कमेंट करें, जिससे कि आप ये पता कर पाएँ कि आप गलत सोच रहे हैं या सही सोच रहे हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए। अब 8 होने चाहिए, मतलब R तो हमें 8 दे दिया। ओके, अब R 8 है तो N क्या होगा? तो हम क्या कर रहे हैं, तो R तो 8 है, मतलब 8 हमें चाहिए। ओके, अब कितने में से चाहिए हमें, कितने में से चाहिए, किस किस लेटर्स को मैं यूज़ कर सकता हूँ? मैं A से Z तक यूज़ कर सकता हूँ, जो कि कितने होते हैं? 26 होते हैं। फिर मैं 0 से 9 के डिजिट को यूज़ कर सकता हूँ, जो कि कितने होते हैं? 10 होते हैं। तो 26 + 10 कितना आएगा मेरा? 26 + 10, तो मेरे पास जो n आएगा, जो टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे वो होंगे 36, जिसमें से कि मैं एक बार में 8 को ले रहा हूँ और उन्हें क्या कर रहा हूँ? अरेंज करूँगा। क्योंकि पासवर्ड में क्या होता है? अरेंज ही कर रहे होते हैं। कभी 1 को पीछे लगाऊंगा, कभी 1 को बीच में लगाऊंगा। ठीक है, तो पासवर्ड प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो मेनली परमुटेशन अरेंजमेंट्स पे होती हैं, तो इसलिए मैं क्या लगाऊंगा? परमुटेशन लगाऊंगा। अब मेरे पास n है, मेरे पास r है, तो इसको जो सॉल्व करूंगा, जो भी मेरा आंसर आएगा वो क्या आएगा? वो मेरा नंबर ऑफ उतने पासवर्ड मैं क्रिएट कर सकता हूँ। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में भी सेम ही है जो मैंने अभी बताया। ओके, तो अब और प्रॉब्लम देखते हैं। ये प्रॉब्लम है लॉकर, सेम प्रॉब्लम है जैसे कि अभी हमने करी, बस इसमें 6 डिजिट्स का पासवर्ड क्रिएट करना है, वहाँ पे 8 था। ओके, यहाँ पे भी कोई रिपीटेशन नहीं है, वहाँ भी कोई नहीं थी। यहाँ पे क्या है, बस थोड़ा सा चेंज है। वो क्या है कि जहाँ पे जो पहला और लास्ट जो टर्म होगा, जो हमारा पासवर्ड होगा, मान लीजिए पहली पोजीशन है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। तो यहाँ पे हमें पहले से ही बता दिया कि मान लीजिए यहाँ कोई चोर चोरी करने आया था, तो उसे किसी तरीके से ये पता चल चुका है कि पहले नंबर पे तो 4 आएगा और लास्ट में क्या आएगा? 7 आएगा। तो अब उसे क्या ही करना है, सिर्फ ये वाले नंबर्स पता करने हैं। तो अब वो क्या करेगा? परमुटेशन कॉम्बिनेशन का यूज़ करेगा। जाहिर सी बात है, पासवर्ड का एक प्रॉब्लम है, तो वो क्या यूज़ करेगा? परमुटेशन यूज़ करेगा। तो परमुटेशन यूज़ करने के लिए वो देखेगा कि कितने पॉसिबल तरीके हैं कि वो यहाँ अरेंजमेंट हो सकता है, कितने और पॉसिबल तरीके हैं कि यहाँ कितने परमुटेशन वो निकाल सकता है। अगर वो कम नंबर होंगे तो वो ट्राई कर करके उसको अनलॉक कर लेगा और जो भी उसका काम था वो क्या हो जाएगा? सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोई काफ़ी बड़ा नंबर आया तो वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा यहाँ पे और किसी और काम को करने लगेगा। तो ये क्या है? आपके लिए एक प्रॉब्लम है। सेम ही लॉजिक है, मैंने रीज़न भी बता दिया है कि क्या लगेगा, मैंने सब बता दिया है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, एक मेरे को आंसर कमेंट करना है। ये आपके लिए मान लीजिए होमवर्क प्रॉब्लम है। ओके, काफ़ी इजी प्रॉब्लम है। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट उसके प्रॉब्लम्स की ओर। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? नेक्स्ट प्रॉब्लम है डिक्शनरी प्रॉब्लम। अब डिक्शनरी प्रॉब्लम्स काफ़ी इंटरेस्टिंग होती हैं और काफ़ी अलग तरीके से आती है ना। दो अभी जो आप एक प्रॉब्लम करेंगे, ये डिक्शनरी प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन है, इसका दूसरा भी क्वेश्चन है। आप आगे देखेंगे, जैसे हम आगे बढ़ेंगे लेक्चर में, इसका दूसरा वेरिएशन भी है क्वेश्चन का, तो वो भी देखेंगे। तो अभी ये जो क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है कि 50th वर्ड फाइंड करना है आपको। किस चीज़ का 50th पोजीशन का वर्ड फाइंड करना है? पहले तो हमें परमुटेशन निकालने हैं। किस लेटर्स के परमुटेशन निकालने हैं? अगेन के। तो अगेन के क्या करने हैं हमें? परमुटेशंस पहले क्या करेंगे? हम फाइंड करेंगे। तो अब अगेन के AGAIN है। ओके, तो इसके टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन क्या होंगे? बहुत ही सिंपल है। तो इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 लेटर्स हैं, 5 फैक्टोरियल, जिसमें से
2 टाइम्स ए रिपीट हो रहा है, बाकी 1 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। तो हम ये कर देंगे, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा 5 × 4 20, 20 × 3 60। तो हमारे पास ऐसे 60 परमुटेशंस आएंगे, 60 वर्ड्स आएंगे। तो हमें क्या बताना है, उनमें से अगर हम उन वर्ड्स को डिक्शनरी रूल के अकॉर्डिंग लिखे हैं, मतलब पहले ए से स्टार्ट होने वाले, फिर जी से स्टार्ट होने वाले, ऐसे करके जब हम वर्ड्स लिखे हैं तो ऐसे लिखते हुए जब हम 50th वर्ड पे पहुंचे, 50 पोजीशन का वर्ड होगा वो क्या होगा, वो हमें बताना है। तो बताइए बच्चों, कमेंट करके बताइए कि आप कैसे अप्रोच करना चाहेंगे इस प्रॉब्लम को, बताइए। तो जो हमारी अप्रोच रहेगी बहुत ही सिंपल रहेगी। पहले हम क्या करेंगे, जो हमें लेटर्स दिए हैं हम उन्हें डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज कर लेंगे। मान लीजिए पहले ए होगा, अब ये वाला ए हो सकता है ये, ठीक है। फिर क्या आएगा, फिर जी आएगा, आई आएगा, फिर क्या आएगा, एन आएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सबसे पहले ए से स्टार्ट होगा वर्ड, ठीक है। तो हम सर्च करेंगे। अब हमारे पास पहले 1 2 3 4 5 पोजीशन थी, जिसमें से हमने ए को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, लॉक कर दिया। अब मेरे पास 4 पोजीशन बनी। 4 पोजीशन के लिए क्या क्या लेटर्स हैं, ये 4 लेटर्स हैं। ओके, तो इनमें कितने परमुटेशन कर सकता हूं मैं, 4 परमुटेशन कर सकता हूं, 4 अरेंजमेंट कर सकता हूं, क्योंकि यहाँ एन और आर क्या है, दोनों ही सेम है। जब भी एन और आर सेम होता है तो एन पी आर क्या होता है, जब इफ आर इक्वल्स टू एन है तो एन पी आर हमारा क्या होगा, एन फैक्टोरियल, ठीक है। तो हमारे पास ए से शुरू होने वाले वर्ड्स कितने मिलेंगे, 4 फैक्टोरियल मिलेंगे। इसका क्या मतलब होता है, 24 वर्ड्स मिलेंगे। 4 × 3 12, 12 × 2 24। ओके, अब 24th, अब मान लीजिए ये ए से जब वर्ड्स खत्म हो जाएंगे तो 25th वर्ड जो शुरू होगा वो किससे शुरू होगा, वो शुरू होगा जी से, ना कि ए से, क्योंकि ए के हम पहले ही ले चुके हैं, जितने भी पॉसिबल अरेंजमेंट से हम ले चुके हैं। अब आता है जी, जी से स्टार्ट होगा नेक्स्ट जो हमारा वर्ड होगा, 25th वर्ड जो होगा जी से स्टार्ट होगा। अब जी के लिए भी हम सेम करेंगे कि हमारी एक पोजीशन तो फिक्स हो गई, बाकी बची 2 पोजीशन। अब 2 पोजीशन के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, अगर हमारे पास एक जी फिक्स कर दिया तो हमारे पास 4 ऑप्शन बचे। लेकिन 4 ऑप्शन कैसे कैसे बचे, जिसमें से कि हमारे पास 2 ए रिपीट कर रहे हैं, तो हमने डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल कर दिया। यही तो करते थे परमुटेशन निकालने के लिए, जब कोई चीज रिपीटेड एक ही काइंड की हो तो हम क्या करते थे, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जितनी भी सेम काइंड की आइडेंटिकल जो एलिमेंट्स हैं उतने से हम क्या कर देते हैं, उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, जो कि क्या होगा, 12 होगा। ऐसे ही अगर हम आई, अब नेक्स्ट जो आएगा, अब साथ के साथ ये भी नोटिस करते आइए कि हम 24 पोजीशन निकाल चुके हैं, प्लस 12 और निकाल चुके हैं, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये होगा 36। तो अभी हम 36 पोजीशन पर ही पहुंचे, हमें तो 50th पोजीशन पे जाना है। तो अब आई से स्टार्ट होगा, सेम लॉजिक लगेगा कि आई हमने लॉक कर दिया। इसके लिए 4 जो लेटर्स हैं वो क्या है, ए जी एन। तो हमारे पास सेम 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल आएगा, जो कि क्या होगा, 12 होगा। हम प्लस 12 और कर देंगे तो हमारे पास 48। अब हम कहाँ आ चुके हैं, 48 पोजीशन पे आ चुके हैं, हमें 50th पे जाना है। तो मतलब हम यहाँ लॉजिकली सोच सकते हैं, कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करेंगे, क्योंकि अब हम सिर्फ 2 पोजीशन पीछे हैं। तो हमने ए से हमारे वर्ड्स फिनिश हो चुके हैं, जी से फिनिश हो चुके हैं, आई के भी फिनिश हो चुके हैं। तो हमारे पास अब नेक्स्ट जो वर्ड आएगा वो किससे स्टार्ट होगा, एन से स्टार्ट होगा, एन से स्टार्ट होगा। अब एन से तो स्टार्ट है, अब डिक्शनरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या वर्ड आना चाहिए, ए आना चाहिए। यहाँ भी क्या आएगा, ए आएगा, क्योंकि 2 ए हैं। नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट जो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग है वो हमारा जी आना चाहिए, तो जी आएगा, यहाँ आई आएगा। तो ये हमारा 49th पोजीशन हो गया, ठीक है। अब डिक्शनरी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्या होगा, ये होगा प्लस आई जी होगा, यही तो होगा। तो ये होगा हमारा 50th वर्ड। तो नाइक जो वर्ड होगा वो हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। समझ में आया बच्चों? तो काफी इजी प्रॉब्लम थी ये। आपको अगर डिफिकल्ट लग रही है तो प्लीज कमेंट करिए,
मैं इसको और किसी वे से आपको प्रेजेंट करके दिखाऊंगा जिससे कि आपको और इजी लगे ये प्रॉब्लम। वैसे तो ये प्रॉब्लम इजी है, ओके। तो अगर फिर भी आपको अगर कोई भी डिफिकल्टी आई हो समझने में तो आप कमेंट करिए, मैं उस डिफिकल्टी को दूर करूंगा, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ओके। तो ये तो हमारा सॉल्यूशन था। तो अब हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो क्या है? नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मैंने फॉर्मूले, जो पॉइंट्स जो थे, जो रिमेंबर, जो आपको याद करने के लिए कहा था, वो यूज होगा। कैसे यूज होगा देखिए साथ के साथ। सबसे पहले हम क्या, इस जो समेशन की फॉर्म में दे रखा है, ये फाइनाइट समेशन दे रखा है, उसको एक्सपेंड करेंगे तो वो क्या आएगा? m क्या है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 तक जाएगा। तो एक एक करके वैल्यू डालते हैं। तो m क्या है? 0 है, m 0 होगा तो ये 51, ओके। प्लस समेशन है तो प्लस यूज करूंगा। m 1 होगा तो 51 में से 1 गया तो क्या आया मेरा? 50, नो प्रॉब्लम। ये क्या होगा? 49 C3, ओके। 48 C3, ओके। (47) C3, 46 C3, 45, सॉरी, तो ये 0 के लिए आया था, ये 1 के लिए 2, 3, 4, 5 और एक और टर्म आएगी, क्या आएगी? 45 C3। तो अब हम क्या करेंगे? तो अब हम करेंगे -45 C4 और प्लस 45 C4। ये क्यों किया मैंने? इसको रिड्यूस करने के लिए किया। तो मेरे को जो क्वेश्चन है, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दें तो आपको यही पूछा जाएगा कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आप क्या या बना सकते हैं या इसको और कितना कम में रिड्यूस कर सकते हैं। तो हम वही, जो इसको रिड्यूस करना है हमें, तो हमें रिड्यूस करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जब भी आप ऐसा जब कॉम्बिनेशन के जो फॉर्मूलेस दिए हों तो आप याद करिए कि हमारे पास था NCR प्लस NCR प्लस 1, जो कि क्या था? जो n का जो मिनिमम है उसमें +1 करना और r का जो मिनिमम है उसमें भी +1 करना, ये था फॉर्मूला, ओके। तो हम इसी फॉर्मूले को यूज करने के लिए हमने 45C4 और 45C4 को प्लस और माइनस किया, ओके। अब देखते हैं कि कैसे ये जो हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है 45C4 को, वो कैसे हेल्प करता है इस पूरे समेशन, फाइनाइट समेशन को रिड्यूस करने में। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे ये। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? हम करेंगे कि हमारे पास r और r+1 हो, अगर हमारे पास क्या हो? r हो और क्या रहे? r+1 रहे, सिंपल। तो हम कैसे लिख सकते हैं उसे? ये तो r+1 रहेगा, यहाँ पे n+1 हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं क्या कि ये कैसे मैं लिंक कर रहा हूं? देखिए, अगर मैं और अच्छे से लिख दूं, रुकिए, ये था 51, यहाँ हमारा था 45C4, ठीक है। अगर मैं यहाँ माइनस कर दूं, यहाँ प्लस कर दूं, अभी भी कोई फर्क नहीं है, लेकिन मेरा यहाँ पे जो लास्ट का, जो आप अगर 2 टर्म लेंगे वहां पे क्या होगा? मेरा एक पेयर बन जाएगा। कैसा पेयर? यहाँ पे 45 सेम है जैसे कि फॉर्मूले में था, n सेम थे, और यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस 1 था, जो कि है। तो ये जो होगा वो मेरा क्या आएगा? उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? उसको मैं 46 लिख सकता हूँ C, और फिर क्या लिखूं? 4 लिख सकता हूं, 4, सिंपल, ओके। तो मैंने क्या किया? इन दोनों को हटा के मैंने लिख दिया 46C4, सिंपल। फॉर्मूला आपको पता ही है, ओके। चलो, ये हो गया। अब
अब क्या करूँगा, सेम फिर से मैं वही फॉर्मूला यूज़ करूँगा, लेकिन अब मेरे पास ये 2 पेयर हो गए। इसके लिए क्या करूँगा, इसके लिए भी सेम फॉर्मूला यूज़ करूँगा, जो कि मेरे को क्या देगा, ये 47 देगा, ये फिर से C4 देगा, देगा नहीं देगा, ये फिर से मेरे को क्या देगा, C4 देगा। तो मैं फिर से रिड्यूस कर दूंगा, तो ये मेरे पास क्या आया, मेरे पास जो फाइनल आया वो आया 47 C4। ओके, ठीक है। फिर से मैं कंबाइन करूंगा। ऐसे ही जब मैं कंबाइन करता जाऊंगा सारे, तो आप देखेंगे जो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा C4 तो होगा ही, यहाँ 51 है, लास्ट टर्म में हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 52, और ये तो हमारे पास है ही, तो ये क्या हो जाएगा 45 C4। ओके, तो ये क्या है, ये हमने रिड्यूस्ड फॉर्म इसकी निकाल ली है। तो आपको इन क्वेश्चंस में ऐसे ही आंसर्स देने होते हैं, और यही पॉसिबल आंसर्स रहते हैं, यही ऑप्शंस में रहता है। तो देखा कि कैसे ये जो फॉर्मूला है, ये जो NCR प्लस NCR प्लस 1 इज इक्वल्स टू N+1 CR प्लस 1 जो फॉर्मूला है वो कितना ही यूजफुल है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, तो अब हम प्रॉब्लम तो हमने इतनी सारी की, अब हम पढ़ेंगे सर्कुलर परमुटेशन के ऊपर। तो सर्कुलर परमुटेशन क्या है, कैसे इसके फॉर्मूलाज हैं, कहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं, वो सब जानेंगे, देखेंगे। तो सर्कुलर परमुटेशन में 2 केसेस लेके चलते हैं। पहला केस क्या है, पहले केस को जानते हैं। पहला तो हमारे पास क्या होने चाहिए, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, क्योंकि परमुटेशन की बात कर रहे हैं तो मेनली हम n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को लेकर ही चलते हैं। अब वो n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स तो हैं हमारे पास, फिर क्या, फिर अगर हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स को अलग अलग तरीके से देखते हैं, मान लीजिए, अब इससे क्या मतलब, मान लीजिए, समझिए, एक एग्जांपल से समझते हैं कि बीच में एक राउंड टेबल है। ओके, राउंड टेबल है जिस पे ये इस पोजीशन पे 1 बैठा हुआ है, इस पोजीशन पे 2 बैठा हुआ है, और इस पोजीशन पे 3 बैठा हुआ है। अगर आप 1 के नज़रिए से देखें, तो अगर मैं बोलूँ कि ये 1 का जो है लेफ्ट साइड है, 1 का लेफ्ट साइड है, और ये क्या है 1 का राइट साइड। ओके, 1 के नज़रिए से देखना है, तो आप बोलेंगे कि लेफ्ट साइड में 2 है और राइट साइड में क्या है, 3 है। ठीक है, अगर मैं इसी टेबल को थोड़ा जो है क्लॉकवाइज घुमा दूं, क्लॉकवाइज रोटेट कर दूं, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, और यहाँ 3 आएगा। ओके, हेलो निशांत सिंगल, कैसे हैं आप? आई होप आपको मेरा लेक्चर्स इंटरेस्टिंग और सब कुछ क्लियर समझ आ रहा है। अगर आपको कोई भी अगर डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिए। ओके, आपको सर्कुलर परमुटेशन अगर कोई भी अगर डाउट आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो भी डाउट हैं उन्हें क्लियर कर पाऊँ। ओके, तो आते हैं अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो हमने क्या किया, हमने अपने जो टेबल है, ये जो हमारी टेबल थी ये वाली, उसको हमने ऐसे रोटेट कर दिया क्लॉकवाइज पे। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि अब भी अगर हम 1 के नज़रिए से देखें तो ये उसकी राइट साइड ही थी ना, और ये क्या थी उसकी, ये लेफ्ट साइड थी और ये राइट साइड थी। तो अब भी 3 उसी पोजीशन पे रहा, 2 उसी पोजीशन पे रहा। ओके, अगर और क्लॉकवाइज अगर मैं इसको रोटेट कर दूं तो 1 यहाँ आ जाएगा और 3 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा। ओके, अब भी क्या है, 1 के जो लेफ्ट में है अब भी 2 है, राइट में जो है अब भी क्या है 3 ही रहेगा। तो 1 क्या, अगर आप 3 को भी लें, 2 को भी लें, किसी भी नंबर को ले लें, किसी भी रेस्पेक्टिव पर्सन को ले लें, तो उसके लेफ्ट और राइट में जो पर्सन है वही
पर्सन कोई भी एंगल जब आप घुमा देंगे, कोई भी रोटेशन आप उसको दे देंगे टेबल को, राउंड टेबल को, तो वो सेम ही पोजीशन पे रहेगा। या तो जो लेफ्ट में था वो लेफ्ट में ही रहेगा, राइट में था राइट में ही रहेगा। तो हम सर्कुलर परमुटेशन में क्या करते हैं, हम इसी सारी जो ये अलग अलग परमुटेशन हमने देखे हैं, इन्हीं को हम क्या करते हैं, एक परमुटेशन में कंसीडर करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर ये क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज में हमने क्या कंसीडर किया, इनको एक ही कंसीडर किया है। ये जितने भी अरेंजमेंट कर दिए हमने क्या कर दिया, एक ही कर दिए हैं। ठीक है, अब इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। कैसे कि अगर मेरे पास 1 यहाँ है लेकिन 3 अब मेरे लेफ्ट में है, और 3 कहाँ है, पहले 3 राइट में था, अब लेफ्ट में है, और राइट में 2 है। ठीक है, सिंपल। मतलब अब मैं कैसे देख रहा हूं, अब मैंने इस वे से देखा था, ये था मेरा क्लॉकवाइज तरीका था लोगों को समझने का, देखने का। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये एंटी क्लॉकवाइज लोगों को समझ रहा हूं, देख रहा हूं। तो अब मेरे ये लेफ्ट पे है। ठीक है, अब ऐसे ही अगर मैं इस एंटी क्लॉकवाइज वाले की वेरिएशंस लूं तो हमेशा 2 राइट में रहेगा और लेफ्ट में 3 रहेगा। तो इसके भी जो भी वेरिएशंस आएंगे उनको भी मैं क्या करूंगा, एक ही कंसीडर करूंगा। तो उनको भी मैं क्या करूंगा, एक ही परमुटेशन की तरह कंसीडर करूंगा। तो जब जब हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को अलग अलग तरीके से देखते हैं, तो यहाँ हमने अलग अलग तरीके से देखा कि पहले वाले में क्लॉकवाइज में जब हमने देखा तो 2 को लेफ्ट में रखा था, और एंटी क्लॉकवाइज में जब देखा तो 2 को राइट में रखा था। तो दोनों को देखने का तरीका अलग अलग था। ठीक है, लेकिन उनके जो क्लॉकवाइज के अंदर जो भी हमने वेरिएशंस किए थे वो सेम ही हमने माने थे, क्योंकि वो हमेशा राइट में ही था, और जो लेफ्ट में वो लेफ्ट में ही था, सेम एंटी क्लॉकवाइज में रहा। तो हमने एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज के एक एक वेरिएशन, वो एक एक परमुटेशन मिला, तो टोटल परमुटेशन जो हम कंसीडर करेंगे वो कितने कंसीडर करिए, 2 कंसीडर किए। इसका मतलब है 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3। इसका और मतलब क्या है कि हमारे पास जो टोटल परमुटेशन आए हैं वो क्या आए हैं, वो आए हैं, ये इसका आंसर 2 है, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो हमारे पास इसके 2 जो परमुटेशन आए हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपने एग्जांपल्स के थ्रू समझा कि जब भी आपके पास n अगर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर उनका सर्कुलर परमुटेशन निकाला जाए और साथ ही साथ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को अलग अलग तरीके से हम देख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, और उसका जो आंसर होगा ऐसे सर्कुलर परमुटेशंस का वो क्या होगा, n-1 फैक्टोरियल। ओके, तो वही है कि n-1 सर्कुलर नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन निकल के आएंगे जब हमारे पास क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को जब हम अलग अलग तरीके से देखेंगे। अब सेम तरीके से देखने का क्या मतलब है, एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं, और उसके फॉर्मूले को भी साथ के साथ देखेंगे कि ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, और लेकिन यहाँ पे ये चीज है कि जब हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चीज लें, अरेंजमेंट्स लें, तो उसको हम क्या करते हैं, सेम कंसीडर करते हैं। अब सेम कैसे कंसीडर करते हैं, एग्जांपल देता हूं। जैसे कि अगर आपके पास एक माला है जिसमें क्या है, 3 मोती हैं। ठीक है, एक क्या है, रेड मोती है। ठीक है, एक रेड है, एक ग्रीन है। ठीक है, और एक मान लीजिए येलो मोती है। ये माला है। अब अगर मैं इसके अरेंजमेंट्स करूं, ठीक है, करते हैं, मान लीजिए क्लॉकवाइज वे में करते हैं, मतलब अगर मैं इसके क्लॉकवाइज में करूं तब इसका मेरे को एक ही परमुटेशन मिलेगा, जैसे कि हमने पहले देखा पर्सन्स बिठा के। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज में, ये तो मेरे क्लॉकवाइज में आ गया। ओके, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज वे से करूं तब भी मेरे पास एक ही परमुटेशन निकल के आएगा। ओके, समझ रहे हैं ना आपके क्यों
दोनों में एक ही परमुटेशन निकल के आया। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करिए। ओके, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में क्या आया, दोनों में सेम ही एक एक परमुटेशन निकल के आया। लेकिन 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 यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अब हम, जैसा कि मैंने ये एग्जांपल इस केस में दिया कि जब भी हमारे पास क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को हम कैसे मान रहे हैं, सेम मान रहे हैं। तो आप थोड़ा विजुअली सोचने की कोशिश करिए कि अगर मेरे पास ये माला है, अगर ऐसी माला है, अगर मैं इसको ऐसे फ्लिप कर दूं तो वो एंटी क्लॉकवाइज की तरह ही तो दिखेगी, दिखेगी कि नहीं दिखेगी। अगर माला ऐसी सीधी टंगी हुई है, ऐसी रखी हुई है, यहाँ पर रेड है, यहाँ पर ब्लू है, मान लीजिए कि यहाँ पर रेड है, यहाँ पर ब्लू है, अगर मैं इसे फ्लिप कर दूं, फ्लिप मतलब ये एक लाइन है तो येलो इधर कर दूं, येलो जब फ्लिप करूंगा तो येलो इधर जाएगा और ग्रीन क्या होगा, इधर जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, रेड तो ऊपर रहेगा। तो ये जो वेरिएशन आएगा, जो फ्लिप करने के बाद जो वेरिएशन आएगा, वो तो एंटी क्लॉक वाले की तरह ही आएगा, नहीं आएगा, वो तो एंटी क्लॉक वाले एक वेरिएशन में से ही एक होगा। तो इसीलिए यहाँ पर हम एक कंसीडर करते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स को, कि माला में क्या होता है, अगर मेरी माला ऐसे रखी हुई है, अगर मैं उसे फ्लिप कर दूं तो वो एंटी क्लॉकवाइज वाले के वो दे देगी, मेरे को परमुटेशंस दे देगी। तो यहाँ पे मैं उन दोनों को एक ही में मर्ज कर दूंगा और बोलूंगा कि ये दोनों तो एक ही हैं। तो इस केस में मेरा क्या आंसर आएगा, इस केस में मेरा, ऐसी मैं कितनी मालाएं बना सकता हूँ, ऐसी मैं, बोलिए, एक ही माला बना सकता हूँ। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहता है, इसका रहता है जैसे कि है 3 फैक्टोरियल बाई 3, जिसका दूसरा मीनिंग है 3 माइनस 1 फैक्टोरियल, जिसका मतलब था 2 फैक्टोरियल। इसमें साथ के साथ क्या होता है, डिवाइड बाई 2 होता है, क्योंकि हर बार आप एक रिप्रेजेंट वे रख देते हैं तो उसके जितने भी वेरिएशन होंगे एंटी क्लॉकवाइज में या क्लॉकवाइज में, उनको एक कंसीडर करते हैं। तो हमारे पास एक उसका मिलता है, एक दूसरे वाले का मिलता है। ओके, तो लेकिन जब हम एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को मर्ज कर रहे हैं तो हम दो चीज़ों को एक साथ मर्ज कर रहे हैं, तो इसीलिए डिवाइड बाय 2 कर देंगे, क्योंकि पहले हमारे पास 2 टाइम्स आंसर आ रहा था, अब हम डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो हमारे पास जो ये जो केस है, जब हमारे पास क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को जब हम सेम रख देंगे तो हमारे पास हाफ आंसर आना चाहिए उसका, जो कि इस केस में क्या है, 1 है। ओके, तो जैसा कि फॉर्मूला है कि अगर हमारे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं और अगर हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट को सेम मान के चल रहे हैं, जैसा कि ये क्वेश्चंस मेनली माला बनाने के लिए या माला वाले में यूज होता है, क्योंकि हम उसे फ्लिप कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम ही मानेंगे हम। तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2। ओके, क्लियर। तो आगे देखते हैं इसकी प्रॉब्लम्स को। सेम के हाउ मैनी वेज, जो हमारे 4 बॉयज हैं वो एक सर्कुलर टेबल पे बिठाए जा सकते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैंने आपको एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल दिए दोनों केसेस से रिलेटेड। तो पहला तो आप मेरे को कमेंट में यही बताइए कि ये किस केस से रिलेट कर रहा है। ओके, तो जैसा कि आप समझ सकते हैं कि क्योंकि राउंड टेबल है, टेबल के लिए इसमें जब टेबल है तो टेबल में हम मेनली क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को डिफरेंट तरीके से मानते हैं। तो यहाँ जो है वो केस 1 की बात हो रही है। तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, आप केस 1 में दिया हुआ फॉर्मूला यूज करेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए मान लीजिए होमवर्क है, तो आप कमेंट करके या होमवर्क को अभी भी कर सकते हैं कि आप कमेंट में इसका आंसर बताइए, या फिर आपके लिए होमवर्क है, आप इसके बारे में सोचिए, इसके बारे में समझिए और नेक्स्ट सेशन में आप मेरे को बता सकते हैं अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आई हो तो। ओके, तो अब दूसरा प्रॉब्लम। अब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे पास कितनी मालाएं बनाई जा सकती हैं अगर मैं 4 तरीके के अलग अलग फ्लावर्स यूज करूं। सेम
हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू देखा था कि अगर मेरे पास 3 मोतियां हैं, लाल, हरा और पीला, तब हम क्या करेंगे, क्योंकि जब भी हम माला बनाते हैं तो हम किस केस में जाते हैं, किस केस की बात करते हैं, केस 2 की बात करते हैं। केस 2 मतलब जहां पे हमारा एंटी क्लॉकवाइज वाला केस बराबर रहता है क्लॉकवाइज वाले केस के साथ। ओके, तो इस केस का फॉर्मूला आपको याद है? याद नहीं है तो प्लीज इस लेक्चर को जहाँ पे सर्कुलर परमुटेशन स्टार्ट हुआ था वहां से देखिए क्या फॉर्मूला था, कैसे यूज होगा। अगर मैं यहाँ को बता दूंगा तो आप सीधा आंसर जान जाएंगे। आप क्वेश्चन को ट्राई नहीं करेंगे तो अगर आप ट्राई नहीं करेंगे तो आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। ओके, तो ये भी क्वेश्चन क्या है, होमवर्क है आपके लिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जंप करते हैं या और प्रॉब्लम्स देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। ओके, अब मिक्स प्रॉब्लम देखते हैं या और वर्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं कि कैसी रहती हैं। ये भी एक डिक्शनरी प्रॉब्लम है, जैसा कि हमने पहले देखा। क्या देखा कि मेरे पास अगेन वर्ड था, अगेन। उसमें मैंने क्या किया था कि इसके सारे परमुटेशन में से जो डिक्शनरी सारे परमुटेशन निकाले पहले, तो मतलब कितने परमुटेशन, क्वेश्चन क्या था कि पहले तो परमुटेशन जो होंगे इसके, ऑल परमुटेशंस, वो जो परमुटेशन है अगर उन वर्ड्स को मैं डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लिस्ट करूँ, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग जो 50th पोजीशन होगी वो किस वर्ड की होगी, ये था क्वेश्चन। अब यहाँ पे ये भी डिक्शनरी प्रॉब्लम ही है, एक डिक्शनरी प्रॉब्लम। ओके, तो आपने एक वेरिएशन तो ये देखा, अब ये क्या है, दूसरा वेरिएशन है डिक्शनरी प्रॉब्लम का, कि डिक्शनरी प्रॉब्लम ऐसे भी आती हैं। अब इसको देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करा जाए फास्टली। पहले तो मैं आपको एक जो प्रोसेस होता है वो समझाऊंगा, फिर आपको एक फास्ट मेथड भी बता दूंगा। तो जो क्वेश्चन कह रहा है, आप क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि मेरे पास वर्ड है मदर, ठीक है। अब मदर के जो परमुटेशंस हैं उनको मैं एक डिक्शनरी ऑर्डर में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या करना है, तो अब उस डिक्शनरी ऑर्डर में मदर वर्ड भी होगा कहीं ना कहीं, तो उसी की मेरे को क्या बतानी है, पोजीशन बतानी है कि क्या पोजीशन रहेगी। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले बहुत ही इजी है, देखिए कैसे। सबसे पहले तो हमारे पास वर्ड दे रखा है मदर, 1 2 3 4 5 6, सिंपल। अब डिक्शनरी रूल के अकॉर्डिंग हमारे कौन से लेटर्स पहले आने चाहिए, बताइए, कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए। पहला ई आएगा, बिल्कुल सही। एच आएगा, बिल्कुल सही। एम ओ आर एंड देन टी। ओके, तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे करके ये डिक्शनरी अकॉर्डिंग हमारे पास आएंगे। तो अब देखते हैं, क्योंकि हमें साथ के साथ इस वर्ड पे भी ध्यान देना है। तो ये वर्ड शुरू हो रहा है एम, फिर ओ टी एच ई आर। तो सबसे पहले हमें एम पर पहुंचना होगा, फिर एम ओ वाले वर्ड पे पहुंचना होगा, फिर एम ओ टी वाले वर्ड पे पहुंचना होगा, फिर एम ओ टी एच वाले वर्ड पे पहुंचना होगा, फिर एम ओ टी एच ई वाले पे। डिक्शनरी में हम जब भी कोई वर्ड सर्च करते हैं तो हम ऐसे ही तो करके सर्च करते हैं कि पहला वर्ड वाले पेज पे जाते हैं, फिर सेकंड वर्ड मैच करते हैं, फिर उस पेज पे जाते हैं, फिर थर्ड लेटर मैच करते हैं उस वर्ड का, फिर ऐसे करके हम डिक्शनरी में वर्ड ढूंढते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट है। तो पहले ई के कितने होंगे, तो हमारे पास 6 क्या है, पोजीशंस हैं, जिसमें से हमने एक को ई को लॉक कर लिया, तो हमारे पास 5 पोजीशन बची। तो 5 पोजीशन में हम क्या करेंगे, अरेंजमेंट्स करेंगे। तो हमारे पास कितने अरेंजमेंट्स आएंगे, 5 फैक्टोरियल। ओके, चलो 5 फैक्टोरियल आ गए। अब एच में हम क्या करेंगे कि अब जो वर्ड शुरू होगा वो किससे शुरू होगा, एच से शुरू होगा नेक्स्ट वर्ड। ई के तो सारे खत्म, अब एच में भी सेम ही लगेगा। एक हमने लॉक कर दिया एच, बाकी बचे 5, तो इसके भी कितने हो गए, 5 लेटर्स आएंगे। अब
5 लेटर्स आ गए। अब नेक्स्ट वर्ड क्या होगा, एम। एम का कितना होगा, सेम 5 आएंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए कि क्योंकि हमें कहाँ पहुँचना है, सबसे पहले एम पे पहुँचना है। अब हम एच के बाद ही एम पर पहुँच गए, तो एम से शुरू होने वाले 5 फैक्टोरियल होंगे। इसका मतलब मदर भी इन्हीं 5 फैक्टोरियल्स में से किसी एक जो परमुटेशन में होगा, ठीक है। तो अब इसकी क्या पॉसिबिलिटी रहेंगी, इसकी रहेंगी, अब एम से स्टार्ट होने वाले हैं क्योंकि डिक्शनरी ऑर्डर में है, तो एम ई आएगा पहला, फिर एम एच आएगा, एम एम आएगा नहीं क्योंकि सिंगल एम है हमारे पास। नेक्स्ट क्या आएगा, एम ओ आएगा, ठीक है। तो क्योंकि हमारा सेकंड वर्ड क्या है, एम ओ, तो हम यहाँ पे रुक जाएंगे, हम और पॉसिबिलिटीज पे नहीं जाएंगे। ओके, तो अब क्या करेंगे, अब हमारे पास एम ई 2 फिक्स हो गए, तो यहाँ पे कितने परमुटेशंस आएंगे, यहाँ पे आएंगे 4 परमुटेशन, यहाँ पे भी क्या आएंगे 4 परमुटेशंस, यहाँ पे भी क्या आएंगे 4 परमुटेशंस आएंगे। अब एम ओ तक पहुंच गए, फिर इसमें हम क्या करेंगे आगे, और अब जो हमारा मदर वर्ड होगा वो एम ओ में ही तो कंसीडर किया जाएगा, ठीक है, एम ओ में कंसीडर किया जाएगा। क्या होगा, एम ओ ई होगा, अब डिक्शनरी रूल के अकॉर्डिंग तो ई आएगा। एम ओ एच होगा, बिल्कुल, एम ओ एम नहीं हो सकता, एम ओ ओ नहीं हो सकता, एम ओ आर होगा और एम ओ टी होगा। और क्योंकि हमें एम ओ टी तक ही जाना है, तो इसके लिए कितने परमुटेशन होंगे, 3, इसके लिए भी 3, इसके लिए भी 3 और इसके लिए भी 3 परमुटेशन होंगे। लेकिन फिर से हम MOT पे आ गए, अब हमें MOTH वाले पे जाना है, तो MOTH वाला यहाँ पर कहीं होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, MOTE होगा, MOTH होगा, बिल्कुल MOTH पे ही जाना है हमें, बिल्कुल MOTH पे आ गए। इसके लिए क्या होगा 2 फैक्टोरियल, इसके लिए क्या होगा 2 फैक्टोरियल। फिर से हम क्या करेंगे, हमारा जो MOTHE आएगा वो भी आएगा, तो MOTHE होगा, यहाँ पे क्या होगा MOTH क्या होगा R होगा, ठीक है। लेकिन हमें तो E वाले पे जाना है, फिर E के बाद हम अपने वर्ड पे आ जाएंगे। तो अब देखिए कि हमारे पास क्या क्या मिला। तो पहले हमें M तक पहुंचने तक हमें 5 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल पोजीशंस मिली, ठीक है। फिर M पे जैसे ही गए फिर हमें 4 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल पोजीशन मिली, बिल्कुल सही। प्लस फिर हमें क्या मिला 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल पोजीशंस मिली, ओके, ठीक है। फिर हमें क्या मिला 2 फैक्टोरियल मिला। फिर 2 फैक्टोरियल के बाद हमें MOTE मिला, तो इसी पे क्या है हमारा मदर वर्ड होगा, इसके जस्ट आगे ही होगा, तो हम क्या कर देंगे +1 कर देंगे। तो ये जो वो आएगा हमारा, इसका जो एडिशन आएगा वही क्या होगा, मदर वर्ड का पोजीशन होगा। अब 2 टाइम्स 5 फैक्टोरियल प्लस 2 टाइम्स 4 फैक्टोरियल प्लस 3 टाइम्स 3 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 1, ये क्या होगा, अगर इसे आप सॉल्व करेंगे तो यही क्या होगा हमारा। ये तो रहा लॉन्ग मेथड। अब आइए शॉर्ट मेथड की तरफ। अब शॉर्ट मेथड क्या था, देखिए जानते हैं। ओके, आपको समझ आया लॉन्ग मेथड। आइए अब एक शॉर्ट मेथड बता देता हूं मैं, ठीक है। तो शॉर्ट मेथड में हमारा है, अगर आपको ये लॉन्ग मेथड में कोई भी दिक्कत हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप मेनली शॉर्ट मेथड को यूज करेंगे तो उसको अच्छे से समझिए। ये तो सिर्फ एक बेस के लिए था कि हमारा रीजन क्या है ये सब। अब ये जो निकल के आया है इसका शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, मदर वर्ड MOTHER दे दिया। हमें क्या करना है, सबसे पहले तो क्योंकि इसमें 6 हैं तो हमें क्या करना है 5 से शुरू करना है। इसके नीचे 5 फैक्टोरियल O के नीचे क्या लिखेंगे 4 3 2 1 0 फैक्टोरियल, ये हो गया करेक्ट। अब क्या कर रहे हैं, अब M किस पोजीशन पे है, 3rd पोजीशन पे। अगर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग देखिए, पहला E आता है, फिर H आएगा, फिर M आएगा, फिर O आएगा, फिर R आएगा, फिर T आएगा। तो M की पोजीशन हमने 3 डिफाइन कर दी, इसकी 4 है,
इसकी 6, H की 2, E की 1 और R की 5। अब क्या कर रहे हैं अब M देखिए, अब M के आगे मतलब 3 जो दिख रहा है नंबर आपको, M के लिए 3 दिख रहा है, तो M से आगे मतलब 3 के आगे देखिए कितने छोटे नंबर्स हैं 3 से छोटे। तो एक तो 2 मिलेगा और एक क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो कितने मिल गए, 2 मिल गए, तो आपने लिख दिया यहाँ 2। ऐसे ही अब O के लिए देखिए, तो O पे 4 है, 4 से छोटे उसके आगे कितने नंबर्स हैं, 2 और 1, इसमें भी 2 है। अब T के लिए देखिए, T पे क्या पोजीशन है, 6 से आगे क्या है, तीनों है, तीनों छोटे हैं। अब H के लिए एक छोटा है, E के लिए कोई छोटा नहीं है, E के लिए तो कोई छोटा है ही नहीं, और 5 के लिए भी कोई छोटा नहीं है। तो अब आप देखिए कि अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, 2 into 5 फैक्टोरियल। देखिए 2 into 5 फैक्टोरियल, 2 into 4 फैक्टोरियल, 2 into 4 फैक्टोरियल, 3 into 3 फैक्टोरियल, 3 into 3 फैक्टोरियल, 1 into 2 फैक्टोरियल, 1 into 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या, 1 का क्या, तो 1 का कुछ नहीं। जब भी आप इस शॉर्ट ट्रिक को, ये जो ट्रिक है इसका यूज करें, तो आप ये कर लें पहले मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई 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 प्लस कर दें, और जो भी आंसर निकल के आए उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको +1 करना ही करना है। ठीक है, तो ये ही मेन ट्रिक है कि इसके बाद अगर आप +1 कर दें तो जो आप का आंसर निकल के आएगा वो क्या होगा, एकदम एक्चुअल आंसर की तरह ही होगा। ओके, ठीक है, तो ये था इसका फंडा। तो आई होप कि आपको ये शॉर्ट ट्रिक पसंद आई हो। ओके, तो अगर नहीं आई तो प्लीज कमेंट करिए, मैं फिर से समझा दूंगा। ओके, तो ऐसे हम इजीली फाइंड कर सकते हैं किसी भी वर्ड का डिक्शनरी अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन को। ओके, चलिए एक प्रॉब्लम मैंने की, आपके लिए एक और प्रॉब्लम देता हूं, होमवर्क। ओके, तो होमवर्क प्रॉब्लम में सेम ही कॉन्सेप्ट होगा, देखता हूं कितना कर सकते हैं ये क्वेश्चन को। तो इसमें इंडिया दिया हुआ है, मैं चाहता हूं आप ये प्रॉब्लम ट्राई करें। क्यों करें, आपको पता चल जाएगा कि मैं ये प्रॉब्लम आपसे क्यों ट्राई करवाना चाहता हूँ। इसमें एक छोटा सा ट्रिक पार्ट है जो कि मैं चाहता हूँ कि आप ही मेरे को आंसर करें, इसलिए ये प्रॉब्लम क्या है, एक होमवर्क प्रॉब्लम है कि आप सोचें समझें और जानें कि क्या इसमें ऐसा छुपा हुआ है कि ये हमें होमवर्क दी गई है कि इंडिया वर्ड जो है इसके जो लेटर्स हैं उनका जो परमुटेशन है, उस परमुटेशंस को अगर मैं डिक्शनरी ऑर्डर में लिखूं, उन डिक्शनरी ऑर्डर में से इस इंडिया वर्ड की क्या पोजीशन है ये बतानी है आपको। ओके, सो थैंक यू। तो हमारा जो आज का लेक्चर है वो यहीं पे फिनिश होता है। आज के लेक्चर के लिए थैंक यू। तो आई होप कि आपने आज कुछ नया सीखा हो, जाना हो, मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, मेरे ट्रिक्स अच्छे लगे हों। आई होप आप अपनी स्टडीज़ में मन लगा के पढ़ रहे होंगे, मेरे लेक्चर्स फॉलो कर रहे होंगे और अपने जो भी आपके टेस्ट एग्ज़ाम्स हैं उनमें अच्छा कर रहे होंगे। तो थैंक यू, कल के लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।